जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों फिर एक बार आप सभी के बीच बहुत दिनों के बाद उपस्थित हो चुके हैं होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में आप लोग को अब देखने को मिलने होगा बिहार एसआई और बीएसएससी जो सीजीएल लेवल और इंटर लेवल का है, उन सभी को सिलेबस को देखते हुए इस बार फिर से एक नए सिरे से क्यूज को स्टार्ट किया गया। आप लोगों को पता ही होगा पिछले जो बिहार पुलिस था उसका भी सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया गया था। और अब जो आने वाली वैकेंसी बिहार एसएससी की जो चल ही रही है और जो नई आने वाली और बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है, उस सभी को देखते हुए आप सभी के बीच में नया होमवर्क सीरीज को लाया गया। इस होमवर्क सीरीज को अगर आप लोग अच्छा से फॉलो कर दे तो आप निश्चित ही एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोग को पता ही होगा डेली का जो भी करंट अफेयर होता है, डेली करंट अफेयर करवाया था। आप सभी को देखने को मिलता होगा कि जो भी डेली करंट अफेयर होता है यही से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो डेली करंट अफेयर से आप लोग का स्वागत करते हैं और चलते हैं क्लास की ओर। तो बताइए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा करने वाला गैर G7 राष्ट्र कौन बना है? ये ऑस्ट्रेलिया बना। सही जवाब हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये कैनबरा हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा G7 का बैठक 2025 में कहाँ हुआ? ये कनाडा में हुआ। और पूछेगा 2024 में कहाँ हुआ? तो इटली के पुगलिया में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब है, इटली के पुगलिया में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र भूटान पहल का संबंध किससे है? ये भूटान का संबंध ये आतंकवाद और रोकथाम से, आतंकवाद के रोकथाम से हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधित सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है? ये स्पेसएक्स को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया? ये अरनाला। उथले पानी कौन सा? आईएनएस अरनाला हो जाएगा। सही जवाब है, आईएनएस अरनाला है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ में किया। सही जवाब है, लखनऊ में ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध ये किससे है? ये डी.वाई. चंद्रचूड़। सही जवाब है, डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएगा। और डी.वाई. चंद्रचूड़ का संबंध किससे है? ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सही जवाब। और कितने क्रम के थे ये? 50वें क्रम को हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए कि अभी 52वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब बी.आर. गवई हो जाएगा। बी.आर. गवई है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? ये हरियाणा के जो किया गया। सही जवाब है, हरियाणा के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों के लिए विश्व विधिक कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन जाएंगे? ये भुवन हो जाएंगे, भुवन पटेल। भुवन पटेल हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा कि वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बना है? ये महाराष्ट्र बन गया। सही जवाब है, महाराष्ट्र हो गया है। और अगला क्वेश्चन है जीएसटी कैसा किस सूची का विषय है? ये हाँ, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला बताइए, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथन 2025 का प्रारंभ कहाँ किया? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अब बताइए, हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का पूछे हैं, शिमला हो जाएगा। ठीक है, शिमला है। बहुत अच्छा जवाब है। हाँ, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन बना है? ये कौन सा है? पुणे हो जाएगा। पुणे संग्रहालय है। सही जवाब है। बताइएगा, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा किया है? सही जवाब है, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगोला हंगरिया का संबंध किस देश से? इसका संबंध ब्राजील से हो जाएगा। कहां से? इसका संबंध ब्राजील से। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि तकनीकी किसने लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। बताइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। सही जवाब है, देवेंद्र फडणवीस है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 12 वर्ष में एक बार होने वाला सरस्वती पुरस्कारालु महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये तेलंगाना हुआ। तेलंगाना में हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी बनी है? ये यूएसए का पहली यूनिवर्सिटी बना है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, इसका संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का ये नक्सलवाद से हो जाएगा। नक्सलवाद से हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में
भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ ओडिशा में हुआ। ओडिशा में शुरू किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? याला ग्लेशियर किस देश में? ये नेपाल में हो जाएगा। याला ग्लेशियर का संबंध जो कि नेपाल में, और इसको लुप्त घोषित मृत घोषित कर दिया गया। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम ने किसे हरा कर 2025 का सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? ये सही जवाब है, बांग्लादेश को हरा कर जीता है। बांग्लादेश को हरा कर ये जीत चुका है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? ये यूएसए में। सही जवाब है। और यूएसए का भी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, जो कि कितने क्रम के हैं? 47वें क्रम के हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया? है ट्रेकोमा। सही जवाब है, ट्रेकोमा रोग का हो जाएगा। और बताइए, ट्रेकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? ये आंख से संबंधित है। ठीक है, मानव शरीर में आंख से संबंधित ये रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। सही जवाब। और वो कौन सा दिन है? आज ही का दिन है, और आज मंगलवार है। ठीक है, और एक है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। ठीक है, 12 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नहीं, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को ही मनाया था। ठीक है, 12 अगस्त यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस दोनों का दिवस आज ही है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो मनाया था 12 जनवरी को किसके? ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मतिथि पर। ठीक है, बताइएगा। और शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को शेर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बताइए। विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को हो जाएगा। बताइए, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। सही जवाब है। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। पुणे में इनका निधन हो चुका है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुई है? ये उत्तर प्रदेश में। सही जवाब है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में देश में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष की शर्त रखने वाला पहला बैंक कौन बना है? ये ICICI बैंक। कौन सा बैंक बना? ICICI बैंक। देखिए, इसमें न्यूनतम 50,000 रुपया आपको रहना जरूरी है। अगर 50,000 से कम रुपये आपको टैक्स मतलब वो फाइन जोड़ देगा, पैसा काट लेगा, और फाइन भी जोड़ सकता है। यही सब कारण देख लीजिए, अकाउंट मत खुलवाइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, AI डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया है? टेक इट डाउन एक्ट जो ना USA के द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा? USA के द्वारा ये पारित किया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? ये मलेशिया से। बताइएगा, मलेशिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा? कुआलालंपुर है। और मलेशिया का मुद्रा क्या है? रिंगिट हो जाएगा। सही जवाब है, मलेशिया का मुद्रा रिंगिट है। ये सब हाईलाइट देश है, और इस सब का मुद्रा पूछता है, ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहला साइकेड गार्डन किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में किया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जाफरा पनाही। ठीक है, जाफरा पनाही को सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने बहु विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार मेरिट योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? ये 4200 करोड़ रुपया का बजट जारी किया गया। सही जवाब है। बताइए, बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैले होता है। और बताइए, भारतीय संविधान में बजट शब्द का चर्चा है या नहीं है? नहीं है। और इसके जगह पर किसका चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा जो किसना अनुच्छेद में है? 112 में। अनुच्छेद 112 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? ये DRDO से हो जाएगा। DRDO द्वारा ये। ठीक है, ये है एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा ये। सही जवाब है। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया? बीम के द्वारा लॉन्च। सही जवाब है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। और एक ओसेलोट है, ये कौन लॉन्च किया था? अमेजन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। और एक मेजराना है, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित
टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट का किस नाम से उद्घाटन किया ये? देखिए 3-4 कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, सभी नदी के नाम पे है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली के नाम से इसको उद्घाटन किया गया। बताइए कोसी को जो है ना किस राज्य का शोक कहा गया? बिहार राज्य का शोक कहा था, कोसी नदी को शोक कहा था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित किया? ये शेर कश्मीर के द्वारा विकसित, शेर कश्मीर के द्वारा, हाँ संस्था का नाम है, उसी के द्वारा विकसित किया गया। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस कहाँ उद्घाटन किया? ये उत्तराखंड में शुरू किया, ये उत्तराखंड में इसको शुरू किया है। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब चल रहे होमवर्क के माध्यम से आप सभी के बीच में जो भी दिया गया था उसको लेकर आए हैं। आपको होमवर्क में आपको महेश बर्नवाल का बुक देखने को मिल रहा होगा, जो कि NCERT बेस्ड है, 1 लाइनर है, 6 to 12 का, इसको भी चलाया गया है। तो यहाँ से देखते हैं। और आज है उद्देश्य का चैप्टर है। बताइएगा प्रस्तावना में जो है ना भारत का चर्चा कितना बार किया गया? केवल 2 बार किया गया। सर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का चर्चा कितना बार है? 2 बार किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? किस देश? प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये 1946 डेट बताइएगा। सही जवाब है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बताइएगा कि संविधान में जो है ना प्रस्तावना को कब स्वीकार कर लिया गया था? 22 जनवरी को स्वीकार किया गया, 1947 को। 22 जनवरी 1950 स्वीकार किया गया था। ठीक, देख लीजिए एक बार। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 दिसंबर को या 22 जनवरी को स्वीकार किया गया था 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ये संविधान की प्रस्तावना, इसी में चर्चा किया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का चर्चा किया गया, प्रस्तावना में ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारती नाम केरल राज्यपाल, ये कब हुआ था? ये 1973 में। ठीक है, 1973 में हुआ था। बताइए संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ये अनुच्छेद 32 को कहा था। और अनुच्छेद 32 में किसका चर्चा किया गया है? सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो है इसको आत्मा कहा गया, किसके द्वारा कहा गया था? ये BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र ये किसके द्वारा कहा गया था? सर अर्नेस्ट बार्कर। सर अर्नेस्ट बार्कर ने इसको क्या किया? परिचय पत्र का, प्रस्तावना को परिचय पत्र का। इसमें तो वही दिया, देखिए सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, इसमें दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? धर्म या इसमें कोई धर्म का बहुलता नहीं, मतलब महत्व नहीं दिया गया। इसमें भारत में राज्य कोई पंथ नहीं, मतलब सभी धर्म एक समान है। यहाँ पे किसी धर्म को क्या विशेषता यहाँ पे नहीं दिया गया, सभी धर्म को एक समान माना जाता है भारत में। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो कहाँ से लिया गया है? ये 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया। 1917 के रूसी क्रांति से ये लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की क्या है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? ये MR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में। सही जवाब है, फिर सुनिए, MR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसमें कहा गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया। बताइए टोटल कितना बार संशोधन हुआ? इसमें केवल एक बार किया गया, एक बार ही किया गया। ठीक है, बताइए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुत्व होता है। देखिए संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है समझते हैं? संप्रभुत्व का मतलब ये हुआ कि हम अपना फैसला खुद लेने में सक्षम है, उसी को संप्रभुत्व। देखिए भारत एक संप्रभुत्व देश है। ठीक है, जो अपना फैसला खुद भी ले सकता है, कोई भी फैसला है खुद लेता है, तो वो एक प्रकार क्या हुआ? संप्रभुत्व कहा जाता है उसको। बताइए अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? ये 1976। सही जवाब है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बताइएगा उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री
इसका संज्ञा कौन दिया था? जन्मपत्री संज्ञा के एम मुंशी क्या था? ठीक है, के एम मुंशी के द्वारा ही कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? ये बेरुबारी बनाम संघवाद मामले में 1960 में, बेरुबारी बनाम केरल संघवाद होगा ये 1960 में कहा गया था इसमें। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति कौन था उस समय? ये एम हिदायतुल्लाह था, उसमें एम हिदायतुल्लाह था उस समय वहां का। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ना था उसको भी देख लिया। अब चल रहे हम लोग, इसी में से आपको आपके बीच में वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन कुछ दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को, किसको? आकाश गंगा का परिक्रमा करने में सूर्य को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया से उत्पन्न होता है। इसमें किसका संलयन किसमें होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? ये संलयन के सिद्धांत पे ही काम करता है। सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे जो कौन सा है? ये प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा के बारे में पूछे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। बताइए कितना दूरी पर स्थित है? ये 4.24 प्रकाश वर्ष, 4.24 प्रकाश वर्ष में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा दिन रात जो है ना किस कारण से होता है? दिन और रात घटना सही है, पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण का दिन और रात का घटना होता है। और पूछा ऋतु में परिवर्तन किससे होता है? परिक्रमण के कारण। ठीक है, परिक्रमा जब करता है सूर्य को परिक्रमा करने के कारण क्या होता है? इसमें ऋतु चेंज हो करता है। और दिन रात जो होता है जब अपने अक्ष पे घूर्णन करता है पृथ्वी, तब दिन रात में चेंज होता है। ठीक है, बताइए ग्रह एक प्रकार क्या है? ये ग्रह एक प्रकार आकाशीय पिंड है। ये क्या? एक आकाशीय एक पिंड है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य में स्थित है? ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मंगल और शुक्र में हो जाएगा। सही जवाब है, हमको मंगल बृहस्पति कर रहे हैं। सही जवाब मंगल और शुक्र, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में कौन है? पृथ्वी हो जाएगा। और पृथ्वी का भगनी किस ग्रह को कहा गया? शुक्र को ही कहा गया। बताएगा पूछेगा पृथ्वी जो है ना सूर्य से निकटतम कितने क्रम पड़ता है? ये निकटतम सूर्य से पूछे तो तीसरा क्रम आ जाएगा। ये सूर्य से तीसरा क्रम का हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा अगला क्वेश्चन, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है आकार में? बुध ग्रह हो जाएगा। सही जवाब है। और बताइए इसमें आकार में जो है ना पृथ्वी का स्थान कौन सा है? ये पांचवा स्थान। सही, आकार में जो है ना पृथ्वी पांचवा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए अगला क्वेश्चन है, घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा घनत्व में सबसे अधिक किसका है? घनत्व पृथ्वी का। सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का हो जाएगा। और सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। ठीक है, शनि जो है गैसीय अवस्था में पूरा है, इसलिए उसका घनत्व सबसे कम है। और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक या आंतरिक ग्रह का संज्ञा मतलब किसको दिया गया? कौन कौन ग्रह को? देखिए 4 ग्रह आंतरिक में आता है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ये चारों ग्रह क्या क्या आंतरिक ग्रह कहा गया। और एक बाह्य ग्रह होता है। बाह्य ग्रह किससे कहा गया? देखिए बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण को क्या कहा गया? बाह्य ग्रह कहा गया। सही जवाब है, बाह्य ग्रह की संज्ञा इसको दिया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के परितः परिक्रमा के वेग के अनुसार ग्रहों का मतलब सूर्य के जो है ना निकट सबसे अधिक तेज जो करता है उसका करता है बुध करेगा। ठीक है, जो कितना दिन में कर देता है? 88 दिन में करता है। और सबसे देर में कौन करता है? वरुण करता है। इसको लगभग कितना वर्ष लगता है? 165 वर्ष, 365 वर्ष। ठीक है, बताइए परिभ्रमण वेग के अनुसार जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन जाएगा आरोही क्रम में? बृहस्पति हो जाएगा, शनि अरुण वरुण ये सभी क्रम आ जाएगा। बताइए हमारे सौर मंडल का द्रव्यमान लगभग कितना है? सूर्य में कितना निहित है? हमारे सौर मंडल का कितना द्रव्यमान सूर्य में निहित है? 99.86%। 99.86% द्रव्यमान इसमें निहित हो जाएगा, निहित है। सही जवाब है जाएगा। तो इस महेश वर्णमाल में सार संग्राम जो भी क्वेश्चन बनना था सभी को करवा दिया गया। अब चलें लुसेंट की और लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था उसको भी देख लेते हैं। तो लुसेंट अभी आधुनिक भारत चल रहा है और पता ही होगा कि आधुनिक भारत से ही अधिकतर क्वेश्चन बनने को देखने को मिलता है हमारे साथ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? ये ठीक है, कर्नल रीड द्वारा बड़ा महल जिले में इसको लगाया गया था। और किसके समय में आया था ये? देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना ये आया था किसके समय? किसानों कर्नल रीड के द्वारा बड़ा महल जिले में लगाया गया था पहला बार ये।
और लॉर्ड कर्नवालिस समय में आया था, सही जवाब है लॉर्ड कर्नवालिस समय में आया था और ये लगाया गया था कर्नल रीड के द्वारा। कहाँ पे लगाया था? ये बरामहल जिले में लगाया था। बताइएगा जो ये था ना रेतबाड़ी व्यवस्था कितने % भूभाग पर लागू था? ये 51% भूभाग पर, ठीक है 51% भूभाग पर लागू किया गया था। बताइएगा कर्नल रीड ने इसको कब लगाया था, इसको रेतबाड़ी व्यवस्था को? 1792 में, 1792 में लगाया गया था। और बताइएगा कि रेतबाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू कब कर दिया गया था? ये 1820 में, 1820 में मद्रास में लागू कर दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए इसको जो है ना मद्रास गवर्नर उस समय किसको नियुक्त किया गया था? मुनरो को नियुक्त किया गया, ठीक है मुनरो को नियुक्त किया गया। बताइए रेतबाड़ी व्यवस्था को बम्बई में कब लागू किया गया था? सही जवाब 1825 में बम्बई में लागू किया गया था। और इस व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू कर दिया गया? सही जवाब 1858 में कर दिया गया था। बताइए रेतबाड़ी व्यवस्था में जो है भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान स्वयं होता। सही जवाब किसान स्वयं जो है भूमि का क्या होता था? स्वामी होता था, ठीक है। बताइए लगान जो अदायगी जो है प्रत्येक कितने वर्ष पर पुनर्समीक्षित होता था? ये 30 वर्ष पर क्या था, ठीक है पूर्ण समीक्षा क्या था 30 वर्ष में होता था। बताइएगा रेतबाड़ी व्यवस्था में राजस्व के रूप में किसानों से उपज का कितना % लिया, कितना भाग? 1/2 भाग जो है। और ये किस रूप में मिलता था? ये धन के रूप में, ये 1/2 भाग धन के रूप में लिया जाता था, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि महलबाड़ी व्यवस्था ये किसके द्वारा लगाया गया था? ये ठीक है मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ही लगाया गया महलबाड़ी व्यवस्था। बताइए महलबाड़ी व्यवस्था जो है कितने % भूभाग पर लागू था? ये 30% भूभाग पर, महलबाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू किया गया था। और बताइएगा महलबाड़ी व्यवस्था 30% था। और जमींदारी व्यवस्था एक था, और ये जमींदारी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? ये आपका लॉर्ड कर्नवालिस और जॉन सोल्ट के द्वारा लाया गया था। और ये जो कितना % भूभाग पर लागू था? ये 19% भूभाग पर लागू था, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है सर जॉन सोल्ट का शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये 1793 से 1798। सर जॉन सोल्ट का शासनकाल 1793 से 1798 तक रहा था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ओ हस्तक्षेप का नीति कौन अपनाया था? ये सर जॉन सोल्ट के द्वारा ही ओ हस्तक्षेप का नीति अपनाया गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेजली, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1798 से 1805 तक। बताइए सहायक संधि की पद्धति ये कौन शुरू किया था? सहायक संधि ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही किया गया था, सहायक संधि की शुरुआत किया गया था। बताइए सही जवाब है। बताइएगा भारत में सहायक संधि का प्रयोग करने वाला मतलब वेलेजली से पहले कौन किया था प्रयोग? ठीक है देखिए भारत में जो ना सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर था, एक डुप्ले था, उसके द्वारा किया गया था, सही जवाब हो जाएगा डुप्ले के द्वारा किया गया था। बताइएगा सहायक संधि पर सबसे पहला हस्ताक्षर कौन किया था? ये हैदराबाद के द्वारा किया गया। कब किया था? ये 1798 में किया था। बताइए मैसूर कब सहायक संधि में शामिल हुआ था? ठीक है मैसूर 1799 में। और तंजौर कब हुआ था? ये भी 1799 में। देखिए मैसूर और तंजौर 1799 में हुआ था। और अवध कब हुआ था? अवध 1801। अवध सहायक संधि में शामिल कब हुआ? 1801 में शामिल किया गया। पेशवा को कब शामिल किया गया था? 1803। पेशवा 1802 में किया गया। और बराड़ और भोज तो इसको 1803 में शामिल किया गया था। और सिंधिया है इसको 1804 में शामिल कर दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए कौन जो है ना सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? ये इंदौर के होलकर, ठीक है इंदौर के होलकर। देखिए इंदौर के होलकर के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था, सही जवाब है। और क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बताइए अगला क्वेश्चन टीपू सुल्तान जो कब मारा गया था? ये 1799 में मारा गया। और उसमें कौन सा युद्ध चल रहा था? चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है। बताइए कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती फिर सुनिए कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब किया गया था? ये 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब हुआ? 1800 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और बताइए इसमें जो है कब तक अंग्रेजों को भारतीय भाषा की शिक्षा देने के लिए चलता रहा? ये 1854 तक चलता रहा। 1854 तक चलता रहा था, ठीक है। बताइए स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? ये वेलेजली। देखिए वेलेजली अपने आप को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहा करता था, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ था? ये 1805 में। और 1805 में शुरू हुआ और ये शीघ्र इसका क्या हुआ? मृत्यु हो गया और उसके बाद कार्यकाल समाप्त हो गया था। मतलब इसके बाद कौन आया था? सर जॉर्ज बार्ले आया था। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये
1805 से 7, 2 साल तक रहा था। 1805 से 7 तक रहा था। बताइएगा कि बेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? बेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। और उसमें किसके समय हुआ था ये? सर जॉर्ज वारले। देखिए सर जॉर्ज वारले के समय कौन सा विद्रोह हुआ? बेल्लोर का। देखिए वारले के समय कौन सा विद्रोह? बेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। बताइए इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आया था। इसका शासनकाल कब रहा था? 1807 से 1813 तक रहा। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल कब से कब तक? 1807 से 1813 तक रहा। बहुत से जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि इसके लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में जो अमृतसर का संधि हुआ था ये कब हुआ था? ये 1809 में। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 को। पूछता है कई बार अमृतसर का संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को क्या गया था और किसके बीच में हुआ था? ये रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इसमें मध्यस्थता कौन किया था? चार्ल्स मेंटकॉफ। ठीक है, मध्यस्थता चार्ल्स मेंटकॉफ के द्वारा किया गया था। बताइए इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 23। लॉर्ड हेस्टिंग्स शासनकाल कब से कब तक रहा? 1813 से 1823 तक रहा। सही जवाब है। बताइए अंगल नेपाल युद्ध ये कब हुआ था? 1814 से 16 में हुआ था। 1814 से 16 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अंगल नेपाल युद्ध हुआ था। इसमें नेपाल का कौन शासक था जिसको आत्मसमर्पण करना पड़ा था? ये अमर सिंह थापा हो जाएगा। ठीक है, अमर सिंह थापा हो जाएगा। बताइएगा अंगल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? ये नहीं, संगोली संधि। कौन संधि हुआ था? ये संगौलिक संधि। और ये कब हुआ संधि? 1816 में। 1816 में संगौली की संधि को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। बताइए पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन था उसमें? वासिल मोहम्मद एवं चीतू एवं करीम खान था। वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खान ये सब पिंडारियों का प्रमुख नेता हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किसके समय में जो है मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में अंतिम रूप से अंत कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टेनेंसी एक्ट ये कब आया था? टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम इसको कहा गया, ये कब आया था? ये 1822 में। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में आया था। और किसके समय में आया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद लॉर्ड एमहेस्टर आया था। एमहेस्टर, इसका शासनकाल कब रहा था? इसका शासनकाल 1823 से 1828 तक। लॉर्ड एमहेस्टर का शासनकाल कब रहा था? 1823 से 1828 तक रहा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड एमहेस्टर के समय में प्रथम अंगल बर्मा युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1824 से 26 में। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। और इस युद्ध को किससे समाप्त किया गया था? यानडूब की संधि से। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध समाप्ति कब हुआ था? ये 1826 में। और किस संधि से? यानडूब की संधि। यानडूब की संधि से समाप्त किया गया था। बताइए बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? ये 1824 में। सही जवाब है, 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। और किसके समय में? लॉर्ड एमहेस्टर के समय में। बताइए लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये 1828 से 35। 1828 से कब तक? 1835 तक रहा। सही जवाब है। बताइएगा इसको मद्रास का गवर्नर कब बनाया गया था? इसको 1803 में। ये 1803 में पहले मद्रास का गवर्नर था। ये सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 1833 का चार्टर एक्ट किसके समय पारित हुआ था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में पारित हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कई बार पूछा हुआ है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया। और बताइएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है। और पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसके सहयोग से है जो है ना सती प्रथा का अंत किया गया था? नहीं, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था अंत? 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए
सती प्रथा का अंत करना किस शासक के द्वारा किया गया, किस बादशाह के द्वारा? अकबर के द्वारा भी किया गया था। और पेशवा कौन था? एक मराठा पेशवा के द्वारा भी इसको मराठा पेशवा दिया हुआ, मराठा पेशवा के द्वारा इसको रोक लगाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, मतलब ठगी प्रथा का अंत कब कर दिया गया था इसको? 1830 में किया गया था। और एक किसके समय हुआ था ये? कर्नल सलीमैन की सहायता से, इसी समय हुआ था, मतलब लॉर्ड सलीमैन के समय और कर्नल सलीमैन के सहयोग से 1830 में ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। बताएगा ठगी लोग जो है किसका पूजा करते थे? काली की पूजा, ये देवी काली का पूजा क्या करता था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब किया गया था? ये 1835 में किया गया। ठीक है, बेंटिक के नहीं किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही कोलकाता में मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1835 में किया गया था। तो जो भी लुसेंट में बन रहा था हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा दिया गया। अब चल रहे ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में अच्छा क्वेश्चन है आज। बताइए असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाता है? ये कोस नदी सीमा बनाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा कि किसके पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रा के पास? यांगयाप दर्रा के पास क्या करता है ब्रह्मपुत्र नदी? ये भारत में प्रवेश करता है। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को है ना अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग कहा जाता है। देखिए यही पूछा हुआ था कि एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार पुलिस मेरे में कौन सा नदी जो है ना कि दक्षिण भारत क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में नहीं बहती है, इसमें यही दिहांग करके ऑप्शन दिया था। दिहांग नदी हो जाएगा। मेरे सेट में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइएगा काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख में हो जाएगा। लद्दाख में स्थित हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइएगा जिलेपला दर्रा का निर्माण जो है किस नदी के द्वारा हुआ है? तीस्ता नदी के द्वारा हुआ। तीस्ता नदी के द्वारा हुआ। बताइएगा सिपकिला का निर्माण किस नदी से हुआ है? ये सतलज नदी से हुआ। अब बताइए जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? सिंधु से। फिर सुनिएगा, देखिए जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है और सिपकिला का निर्माण सतलज से हुआ है और जिलेपला का निर्माण ये तीस्ता नदी के द्वारा किया गया। तीस्ता नदी से हुआ है। सही जवाब बताइए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो जाएगा? काराकोरम दर्रा, जो कहाँ पे है? ये लद्दाख में। ये लद्दाख में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से जो है ना चीन जाने वाला एक सड़क बनाई गई, कहाँ पे? काराकोरम दर्रा में ही बनाया गया। बताइए अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है ना ये किसको जोड़ता है? ये लेह को जोजिला दर्रा 1A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A जो है ना लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ये बताइएगा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से कौन जोड़ता है? ये रोहतांग दर्रा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा हो जाएगा? बुर्जिल दर्रा। देखिए श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, बताइएगा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। सही जवाब है। बताइए जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, बताइए जवाहर सुरंग जो है ना किस दर्रा में है? ये बनिहाल दर्रा में ही है। बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग हो जाएगा। ठीक है, बताइए देश का सबसे छोटा दर्रा कौन सा है? ये बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा देश का सबसे छोटा दर्रा है जो किसको जोड़ता है? ये बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और यहाँ से ही जवाहर सुरंग निकलता है। बताइए तुजू दर्रा जो भारत के किस राज्य में है? ये तुजू दर्रा मणिपुर में है ना। मणिपुर में जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा जोड़ना या अलग करना एक ही बात हुआ। बता दीजिए अगला क्वेश्चन सिपकिला दर्रा जो किन दो देशों के बीच में है? ये सिपकिला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत चीनी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन जीवित जर पुल ये कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा मेघालय के जो है ना किस जनजाति के लोग जो रबर ट्री नामक पौधे को जोड़कर इसको जीवित जड़ पुल बनाता है? ये खासी नामक जनजाति द्वारा बनाया जाता है। खासी नामक जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट ये कहाँ मिलता है? ये कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। सही जवाब कन्याकुमारी तमिलनाडु में जोड़ता है। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जाफना जो है ना जाफना ये किसको जोड़ता है? ये किससे जुड़ा हुआ है? जाफना जो है श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा के द्वारा। बताइए भारत के कितने % क्षेत्रफल पर जो है ना उच्च पर्वत श्रेणियां है? 10.7। ठीक है, 10.7% भूभाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ऊंचाई समुद्र तल से कितना होता है? 2135 मीटर। 2135 मीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए कितना % भाग पर उच्च ऊंचाई वाली पहाड़ियां पाया जाता है?
18.6। ऊंचाई वाली पहाड़ी 18.6% भूभाग पाया जाता है। और पता है भूभाग कितने परसेंट भूभाग पर जो है ना विस्तृत मैदान पाया जाता है? 43% भूभाग पर, 43% भूभाग पर मैदान पाया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश एवं समुद्र तटीय मैदान हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां पहले क्या था? टेथिस नामक सागर था। वहां पहले क्या था? टेथिस नामक सागर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत तो कौन है? ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और ये कौन दिया था? मॉर्गन को दिया गया, आर.एच. मॉर्गन, देख लीजिए इसको। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हो जाएगा। सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बताइएगा, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की जो है ना पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की और किस आकार कैसे दिखाई पड़ता है? उत्तल अवतल बताइएगा। ये उत्तल हो जाएगा। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का उत्तल हो जाएगा और तिब्बत का कैसा है? ये अवतल। देखिए ऐसे कट के बनता है, जैसे उठा हुआ भाग अवतल होता है ना, तो चल गया तो अवतल हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा हो जाएगा? K2 हो जाएगा, जो कि गॉडविन ऑस्टिन K2 हो जाएगा। और इसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 8611 मीटर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने पर्वत श्रेणी में बांटा गया है? 4 प्रमुख पर्वत श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा, उसके बाद हिमालय यानी कि सर्वोच्च हिमालय या बृहत हिमालय, तीसरा हो जाएगा हिमाचल श्रेणी और चौथा होगा शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, बताइए काराकोरम तथा लद्दाख के बीच में कौन सा घाटी है? ये नुब्रा घाटी हो जाएगा, नुब्रा घाटी हो जाएगा। और बताइए नुब्रा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बगानो बैक्टीरियन ऊंटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है नुब्रा घाटी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कश्मीर हिमालय जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये करेबा के लिए, करेबा यानी केसर के लिए। करेबा में ही केसर का खेती होता है, इसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ठीक है, बताइए करेबा जो है करेबा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड परत बनी मोटी परत हो जाएगा, इसका जमाव होता है। और यहीं पे केसर की खेती अच्छा होता है जम्मू कश्मीर में। बताइए डल झील कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर। और बुलर झील कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, बताइए डल झील और बुलर झील कैसा झील है? ये मीठे पानी या खारे पानी का? ये मीठे पानी का। देखिए कश्मीर हिमालय में मीठे जल की झील। देखिए डल और बुलर जो है ना ये मीठे पानी का झील है। ठीक है, और पेंगोंग त्सो और सुमोरोरी झील है, और ये जो है ना खारे पानी का झील है, ये भी कश्मीर में ही पाया जाता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है हिमालय का औसत ऊंचाई कितना होता है? यानी कि बृहत हिमालय का औसत ऊंचाई, बृहत हिमालय का औसत ऊंचाई 6000 मीटर, 6000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइए बृहत हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कहाँ मिलता है? ये नेपाल मिलता है, जो कौन सा है? एवरेस्ट हो जाएगा। एवरेस्ट, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? एवरेस्ट का ऊंचाई देखिए अभी 8848 या फिर 50 लिया जाता है, 8848 या 50 हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। पता है कंचनजंगा ये सब किसके अंतर्गत आता है? कंचनजंगा ये बृहत हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट, ये नामचा बर्वा, ये सभी बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। बताइए अगला क्वेश्चन बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा बृहत हिमालय ये लघु हिमालय से अलग होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए हिमाचल हिमालय को और किस नाम से जानते हैं हम? लघु या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, लघु या मध्य हिमालय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए हिमाचल श्रेणी के अंतर्गत कौन सा श्रेणी, कौन कौन पर्वत आता है इसमें? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, ये सभी कहाँ किसके अंतर्गत आता है? ये हिमाचल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ हिमाचल श्रेणी में अल्पाइन चरागाह, जिसे कश्मीर में क्या कहते हैं? अल्पाइन चरागाह को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुल्गार या पायस कहा जाता है, बुल्गार या पायस कहा जाता है। बताइए फूलों घाटी कहाँ है? प्रसिद्ध फूलों घाटी है ये उत्तराखंड में ही स्थित है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ ये सभी कहाँ किस हिमालय में आता है? ये हिमाचल हिमालय यानी कि बृहत लघु हिमालय में आता है, लघु यानी कि मध्य हिमालय में आता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फोल्ड, मेन बाउंड्री फोल्ड करते हैं, MBF यानी कि मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे बाहरी हिमालय कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, बताइए शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक हिमालय के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तराई कहा जाता है। सही जवाब है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने जो नदियों के आधार पर हिमालय को विभाजित किया है? ये हो जाएगा आपको सिडनी बुराड, सर सिडनी बुराड नामक द्वारा किया गया है। और इसको भी 4 भागों में बांटा है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को बांटा गया। बताइए पंजाब हिमालय का लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर। बताइए किस नदी के बीच में पंजाब हिमालय बहता है? ये सिंधु से सतलज नदी। देखिए सिंधु से सतलज नदी के बीच के हिमालय क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए कुमायूं हिमालय का लंबाई कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर। कितना है? 320 किलोमीटर हो जाएगा। और किस नदी के बीच में है कुमायूं हिमालय? ये सतलज से काली। सतलज से काली के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा नेपाल हिमालय का लंबाई कितना है? ये 800 किलोमीटर हो जाएगा। 800 किलोमीटर है। और बताइए नेपाल हिमालय से किसके बीच में है? ये काली से तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी के बीच में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए असम हिमालय का लंबाई कितना है? 720 किलोमीटर। असम हिमालय का लंबाई 720 किलोमीटर है, जो कि किस नदी के बीच में है? ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में हो जाएगा। पता है वैष्णव देवी मंदिर जो है ये कहाँ पे है? किस घाट, कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर हिमालय में पड़ता है। ठीक है, कश्मीर हिमालय में पड़ता है। एगो अमरनाथ गुफा हो जाएगा। और चरार ए शरीफ ये भी कहाँ है? ये भी कश्मीर हिमालय में पड़ता है। और चरार ए शरीफ है किसका तीर्थ स्थल है? ये मुस्लिमों का तीर्थ स्थल हो जाएगा। और वैष्णव देवी और अमरनाथ गुफा ये किसका है? ये हिंदुओं का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, हिंदुओं का है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुमायूं हिमालय जो मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ये उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। ठीक है, पता है नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, ये केदारनाथ, ये सभी कहाँ मिलता है? ये उत्तराखंड में, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। सही जवाब है, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। सही जवाब है। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख 4 प्रमुख पहाड़ी कौन कौन हो जाएगा? ये डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी हो जाएगा। ये सभी का, और ये जो है इसका नाम जो है किसके आधार पर रखा गया है? वहां के जनजाति के आधार पर, वहां के जनजातियों के आधार पर रखा गया। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था, उसको करवा दिया गया। ज्योग्राफी से अब चल रहे हैं लुसेंट जो भी आपको बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। विविध से ही प्रश्न दिया गया था ना, तो विविध से चलते हैं। बताइए सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा हो जाएगा? टोक्यो जापान। ये कहाँ का है? ये विश्व के बारे में बताना जाए। और टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा हो जाएगा? सबसे कम आबादी वाला नगर हो जाएगा वेटिकन सिटी। और सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी हो जाएगा, सबसे छोटा देश हो जाएगा। बताइएगा सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्लास अभी कुंदन जी के द्वारा लिया जाएगा, तो आप लोग बने रहिए क्लास में। कुंदन जी बताइएगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ी नदी चौड़ी बहाव की दृष्टि से कौन सी नदी हो जाएगी विश्व में? अमेजन हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी विश्व में? अमेजन ही हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अमेजन ही हो जाएगी। बताइएगा सबसे छोटी नदी कौन सी नदी हो जाएगी? डी नदी हो जाएगी। बताइए सबसे लंबी नदी विश्व में कौन सी नदी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। बताइएगा सबसे विशाल उपसागर कौन सा उपसागर होगा? हडसन उपसागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हडसन उपसागर। बताइएगा सबसे छोटा पक्षी कौन सा पक्षी होता है? हमिंग बर्ड, या इसी को गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुंजन पक्षी भी इसी को कहा जाता है। बताइएगा सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मेडीरा हो जाएगी, जो अमेजन की सहायक नदी है। मेडीरा जो होगी सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी, जो अमेजन की सहायक नदी हो जाएगी। बताइएगा सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी नदी? राइन नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? राइन नदी। बताइए राइन नदी किस देश में बहती है? जर्मनी। सही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में बहती है। बताइएगा सबसे लंबा मुहाना किसका मुहाना हो जाएगा? ओब नदी का मुहाना। ये किस देश में है? ये रूस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ओब नदी का मुहाना रूस में हो जाएगा। बताइए झील के अंदर झील कहाँ अवस्थित है? मेनीटू कनाडा में अवस्थित है। झील के अंदर झील कहाँ हो जाएगी? मेनीटू कनाडा में हो जाएगी। बताइए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी झील हो जाएगी? टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में हो जाएगी। दक्षिणी अमेरिका देश में हो जाएगी। सबसे बड़ा लेगून कौन सा लेगून हो जाएगा? सबसे बड़ा लेगून लेगोसा डॉस पेटोस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लेगोआ डॉस पेटोस। बताइएगा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? साल्टो एंजिल हो जाएगा। विश्व में पूछ रहे हैं कौन सा हो जाएगा? साल्टो एंजिल, जो वेनेजुएला में कैरोना नदी पे अवस्थित है। बताइएगा सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा डमरू मध्य हो जाएगा? डेविस जल डमरू मध्य हो जाएगा। बताइए सबसे सरकरा जल डमरू मध्य कौन सा हो जाएगा? यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य हो जाएगा, एंजिल सागर पे। बताइएगा
सबसे बड़ा गल्फ कौन सा गल्फ हो जाएगा? मैक्सिको गल्फ हो जाएगा, सबसे बड़ा गल्फ हो जाएगा। बताइएगा सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि हो जाएगी। बताइएगा सबसे ऊंचा पठार विश्व में कौन सा पठार हो जाएगा? पामीर का पठार, इसी को तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। बताइएगा सबसे निचली पहाड़ी कौन सी हो जाएगी विश्व में? बुकिट टॉमसन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? बुकिट टॉमसन, जो बुर्नेई में स्थित है। बताइएगा सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी हो जाएगा? मोना लोआ हो जाएगा, जो हवाई द्वीप यूएसए में अवस्थित है। बताइएगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध हो जाएगा? न्यूरेक बांध हो जाएगा, जो तजिकिस्तान में अवस्थित हो जाएगा। न्यूरेक, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 304 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 304 मीटर। बताइएगा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व में कौन सा हो जाएगा? बंगलौर वाला हो जाएगा, कर्नाटक का सिद्धारमैया, श्री सिद्धारूढ़ी स्वामी जी हुबली स्टेशन हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा स्टेशन हो जाएगा विश्व में? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल हो जाएगा, न्यूयॉर्क का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी सुरंग हो जाएगी? गोटहार्ट हो जाएगी। गोटहार्ट जो स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, सबसे बड़ी रेल सुरंग हो जाएगी। बताइएगा सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा राजमार्ग हो जाएगा? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्रांस कैनेडियन। बता तो लुसेंट का जो भी विविध था वो आप लोग के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य एसपीटी का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा लेखन कला का विकास सर्वप्रथम मेसोपोटामिया स्थित किस सभ्यता ने किया था? सुमेरियन सभ्यता के द्वारा किया गया था। बताइएगा महमूद गजनवी के इतिहास के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? अल-बरूनी आया था। कौन आया था? अल-बरूनी आया था। और इसको दिल्ली का काजी कब नियुक्त किया गया था? 1333 में एमबीटी के माध्यम से किया गया था। बताइएगा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? ये नंदा देवी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। बताइए विश्व शांति के लिए यूएनओ का कौन उत्तरदायी होता है? कौन सी संस्था उत्तरदायी होती है? सुरक्षा परिषद हो जाएगी। बताइएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा। और बताइएगा ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, जो कहां से चुनाव लड़ रहे थे? फिंसबरी से चुनाव लड़ रहे थे। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और बताइए मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये ढाका में हुआ था, 1906 में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन 1907 में कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ था? वह अमृतसर में हुआ था, 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में 1908 में हुआ था। बताइएगा और मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? समीउल्लाह, ढाका के नवाब समीउल्लाह। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आगा खां हो जाएंगे। बताइएगा गलनांक बिंदु किस न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेश विहीन होता है। बताइएगा गलनांक बिंदु से हम क्या प्राप्त करते हैं? गलनांक बिंदु से ठोस की शुद्धता प्राप्त करते हैं। और बताइए किसी तत्व में अशुद्धि मिला देने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़े? बढ़ जाएगा गलनांक। गलनांक बढ़ जाएगा। बताइएगा भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। बताइएगा जुड़वा शहर की उपमा किन दो शहरों को दी गई है? सिकंदराबाद एवं हैदराबाद। और बिहार में अपना हो जाएगा दरभंगा एवं लहरियासराय को जुड़वा शहर की उपमा दी गई है। बताइएगा पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए किधर क्यों झुकता है? स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। बताइएगा डीजल इंजन भारत में कहाँ बनते हैं, निर्मित होते हैं? बनारस में निर्मित होते हैं। बताए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा माल प्रवाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा माल प्रवाह। और हम्पी कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में ही अवस्थित हो जाएगा हम्पी। बताइए भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। बताइएगा चावल की कृषि के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक होता है? 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है। और इसका तापमान परिसर कितना होना चाहिए? 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल की परिभाषा में किससे प्राप्त?
पहले नियम से प्राप्त होती है। न्यूटन के पहले गति नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बताइएगा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के। बताए डोमिनस पायस और बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री थे विजयनगर में किसके शासनकाल में आए थे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आए थे बारबोसा एवं डोमिनस पायस। बताइएगा पेट्रोलियम अनेकों किसका मिश्रण होती है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है। बताइएगा मक्का कैसी फसल है? मक्का मुख्यतः खरीफ फसल है, लेकिन वर्ष भर भारत में खेती की जाती है। बताइएगा और बताइएगा मूंग दाल जो है मूंग की जो कृषि होती है किस फसल के समकालीन किस फसल के जायद में आएगा? जायद काल में किया जाता है मूंग की खेती। बताइएगा बताइएगा तंबाकू के लिए कितने वार्षिक वर्षा होना आवश्यक है? 50 से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 से 100 हो जाएगा। बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1210 हो जाएगा। कब से कब तक था? 1206 से 10 हो जाएगा। बताइएगा भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान, वह किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री हो जाएंगी। और इसका इल्तुतमिश का शासनकाल कब से? 11 से 36 हो जाएगा। 1211 से 36 हो जाएगा इल्तुतमिश का शासनकाल। बताइएगा अलाउद्दीन महसूद शाह का कार्यकाल कब से कब तक हो जाएगा? 1242 से 46 हो जाएगा। 4 वर्षों का इसका कार्यकाल रहा था। बताइएगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। और बताइएगा जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात खिलजी वंश का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा संभाला गया था। बताइएगा भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। बताइएगा राजभाषा आयोग कब आया था? 1956 में। अधिनियम पहले आ गया था, आयोग 56 में। अधिनियम बाद में आया था, आयोग गठन वाला आयोग पहले आ गया था, अधिनियम बाद में आया था। बताइएगा ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? निम्न वोल्टेज तोड़ता है, निम्न को उच्च में, उच्च को निम्न में तोड़ता है। बताइएगा राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। और बताइए राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से प्राप्त होता है? संचित निधि से। भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन प्राप्त होता है। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। बताइए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1320 से 1325 हो जाएगा। 1320 से 1325। बताइए सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां हो जाएगा। और बताइएगा मोहम्मद शाह जो सैयद वंश का शासक था उसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1434 से 1445 हो जाएगा, 10 वर्षों का। बताइए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी हो जाएगा। और बताइए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी हो जाएगा। और बताइएगा गुलाम वंश या ममलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर और याकूबाद हो जाएगा। बताइएगा हाँ उसी का नाम है। बताइएगा संगमरमर का सूत्र क्या हो जाता है? और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। बताइए ये अपना लोग ना जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो यूज होता है उसमें हीलियम। बताइएगा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी? हीलियम और नाइट्रोजन भी कहीं कहीं लेता है। बताइएगा सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित हो जाएगा। बताइए पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में अवस्थित है। बताइए कोनेरू झील कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में कोनेरू झील हो जाएगा। बताइए पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? पंजशीर अफगानिस्तान में हो जाएगा। बताइए भारत की सीमा अफगानिस्तान से कितना किलोमीटर लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। बताइए मानव शरीर में सामान्य तापक्रम बताइएगा डिग्री सेल्सियस पे कितना? 36.9 या 37 भी लेता है। और इसमें फॉरेनहाइट में कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। तो एसपीडी का जो भी सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस प्रारंभ किया जा रहा है, विज्ञान प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा? ml इनवर्स 3 हो जाएगा। ml इनवर्स 3 हो जाएगा। बताए वेग का विमीय सूत्र क्या होगा?
LT इनवर्स 1 हो जाएगा, LT इनवर्स 1 और वेग का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, LT इनवर्स 2 हो जाएगा, LT इनवर्स 2 हो जाएगा। बताइए बल का सूत्र, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण बल बराबर। और बताइएगा इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक, विमीय मात्रक नहीं पूछ रहे, सीधे मात्रक व्युत्पन्न मात्रक पूछ रहे हैं। न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। बताइएगा दाब का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा। और दाब का जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। बताइएगा एक्सा 10 पे कितनी घात होती है, एक्सा 10 पे पावर 18 हो जाएगी। एक्सा कितना होगी, 10 पे पावर 18 हो जाएगी। बताइए माइक्रो 10 की घात कितनी होती है, -6 हो जाएगी। माइक्रो 10 के पावर -6 घात हो जाएगी। बताइएगा नैनो कितनी होती है, 10 की घात -9 हो जाएगी, 10 की घात 9 नैनो हो जाएगी। बताइएगा पेटा कितनी होती है, 10 की घात 10 के पावर 15 हो जाएगी। बताइएगा 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए 1 फेम्टोमीटर बराबर कितना होता है, 10 पे पावर -15 हो जाएगा। फेम्टोमीटर का पूर्ववर्ती नाम क्या था, फर्मी मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्मी मीटर हो जाएगा। बताइए लंबाई का MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर m हो जाएगा। बताए CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइएगा FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा। FPS फुट पाउंड सेकंड। बताइएगा यही था। तो फिजिक्स जो भी आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सर्दी जुकाम तथा फ्लू में किन दवाओं का प्रयोग प्रभावशाली नहीं होता है, एंटीबायोटिक्स का प्रभावशाली नहीं होता है। यह विषाणु के कारण सर्दी जुकाम होता है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है। बताइएगा किन की कोशिका संरचनाएं जटिल होती है, यूकैरियोटिक्स की संरचना जटिल होती है। बताइएगा मोनेरा जगत जो प्राणी आते हैं वो कैसे प्रकृति को होंगे, प्रोकैरियोटिक प्रकृति को होंगे। बताइएगा पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कवक की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और बताइए पादप और जीव जंतु के मध्य कड़ी कौन हो जाएगा, पादप जंतु ये हो जाएगा, जंतु के बीच के अथी बोले अच्छा तो देखे बताइएगा यूकैरियोटिक जीवों का समूह कैसे पोषी होते हैं, स्वपोषी हो जाएंगे। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। बताइए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा कौन अपना भोजन तैयार करते हैं, पादप करेंगे। कौन करेंगे, पादप करेंगे। बताइएगा थैलोफाइटा वर्ग के पौधे जो होते हैं सामान्यतः क्या कहलाते हैं, शैवाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शैवाल कहलाते हैं। बताइए जलीय पादप, एक जलीय पादप पौधे का पादप का नाम बता दीजिए तो, स्पाइरोगायरा हो जाएगा, कारा हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स भी हो जाएगा। बताइएगा किस पादप वर्ग में तना और पत्ते जैसी संरचना में विभाजित होते हैं, उस पादप वर्ग को क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा कहा जाता है। बताइए पादप वर्ग का उभयचर किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को ही पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। बताइए मॉस किस जगत पादप जगत का पौधा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा का हो जाएगा। बताइएगा किस पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित होते हैं, टेरिडोफाइट्स के होते हैं। बताइए फर्न किस जगत का हो जाएगा, टेरिडोफाइटा का ही हो जाएगा। पादप जगत में टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। बताइएगा नगण्य बीजी जो होते हैं वो पादप जगत में कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। बताइएगा साइकस किस जगत से हो जाएगा, पादप में जिम्नोस्पर्म का ही भाग हो जाएगा। बताइएगा पादप जगत में बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, किस में, एंजियोस्पर्म में हो जाते हैं। बताइएगा पुष्प जो होता है वो पादप जगत का जीवन कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। बताइएगा जीव पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया, एक बीजपत्रीय एवं द्विबीजपत्रीय हो जाएगा। बताइएगा यूकैरियोटिक जंतु कोशिका में
कैसी कोशिका पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। बताइएगा मानव शरीर की जो त्वचा होती है उसकी बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। बताइएगा बाह्य एवं आंतरिक एक्टोडर्म यानी अंतः त्वचा से व्यवस्थित होने वाले प्राणी क्या होते हैं? द्विकोरिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विकोरिक कहलाते हैं। बताइएगा नॉन कॉर्डेटा में के जंतुओं शरीर में केंद्रिका तंत्रिका तंत्र पाया जाता है या नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता है। तो बायो का भी जो भी आप लोग के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी का करंट अफेयर प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस राज्य में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बताइएगा मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा देश है? नॉर्वे हो जाएगा। और भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 151। प्रेस इसी में ना आता है, मुक्त भाषण में ही आएगा। प्रेस 151 हो जाएगा। बताइएगा विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? नॉर्वे हो जाएगा। और भारत का स्थान कितना है? 118। हैप्पीनेस 118। शांति में कितना है? 115 हो जाएगा भारत का स्थान। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा HDI में भारत का स्थान 130 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 96 हो जाएगा। भ्रष्टाचार में 96 हो जाएगा। बताइए किसे अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? किसके द्वारा? किस संस्था के द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा। बताइए कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम में मंजूरी दी है। बताइएगा रामनाथ गोयका पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मृदुलिका झा को सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया गया? मृदुलिका झा को रामनाथ गोयका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताए चर्चा में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सागरेश्वर ये महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। बताए बोरीवली कहाँ अवस्थित है? ये महाराष्ट्र में ही अवस्थित हो जाएगा। बोरीवली कहाँ अवस्थित हो जाएगा? महाराष्ट्र में। बताइएगा भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? IIT मद्रास के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? IIT मद्रास के द्वारा। बताइएगा किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? पंजाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। बताइएगा हाल फिलहाल में एसिड अटैक से प्रभावी होने वाली महिलाओं के लिए 10,000 मासिक सहायता के रूप में धनराशि देने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? पंजाब के द्वारा ही किया है। किसके द्वारा किया गया? पंजाब के द्वारा। बताइए फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन सा बन गया है? जापान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। जापान हो जाएगा। और अब फीफा से किस किस देश को बाहर किया गया है? रूस, पाकिस्तान और एक और है। कौन है? 3 देशों को बाहर किया गया है। रूस, पाकिस्तान और एक और देश हो जाएगा। बताइएगा किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को गया। क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश की है? जिम्बाब्वे की हो जाएंगी। किस देश की हो जाएंगी? जिम्बाब्वे की। और हाल फिलहाल में जिग मुद्रा किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? जिम्बाब्वे के द्वारा ही लॉन्च की गई है। बताइएगा किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? किस देश में? फ्रांस में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? फ्रांस में खोजा गया। बताइए विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये नॉटरडेम नीदरलैंड में आयोजित किया था। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नॉटरडेम नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। बताइएगा स्वतंत्रता सेनानी P श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में आयोजित किया गया। और अमरावती कहाँ अवस्थित हो जाएगा? आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी लेख के लिए चुना गया। और 58वें के लिए किन व्यक्तियों को चुना गया था? राम भद्राचार्य एवं गुलजार को चुना गया था। और गुलजार का वास्तविक नाम क्या था? संपूर्ण सिंह कालरा हो गया था। उनका वास्तविक नाम क्या था? संपूर्ण सिंह कालरा। बताइएगा नोटेम्बू नदी नदेतवाह में ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नेटम्बू नंदी नदेतवाह नाम्बिया की हो जाएगी। और नाम्बिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉग हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? विंडहॉग हो जाएगी। और नामीबिया किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित हो जाएगा। बताइएगा 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया था? बिहार राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया था। बताइएगा भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मथुरा में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। मथुरा में किया गया। बताइएगा किस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? हॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता हो जाएंगे। टॉम क्रूज को किया गया। किनको किया गया है? टॉम क्रूज को किया गया। बताइए विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है?
डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है विजय शंकर को। बताइएगा रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम कहाँ रखा जाएगा? चेन्नई में रखा गया जाएगा। और बताइए एक क्रिकेटर्स वाइफ स्टोरी जो अभी हाल फिलहाल में पुस्तक प्रकाशित हुई है, यह किस क्रिकेटर की जीवनी है? चेतेश्वर पुजारा की वाइफ के द्वारा प्रकाशित किया गया। और क्रिकेटर्स वाइफ हो जाएगा। बताइएगा स्टॉकहोम जल्द पुरस्कार 2025 किसके द्वारा जीता गया है? गुंटर बॉलशॉक के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? गुंटर बॉलशॉक के द्वारा। बताइए महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? आगरा में किया है। बताइएगा छत्रपति शिवाजी महोत्सव मनाने का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1895। और गणेश महोत्सव जो मनाने का परंपरा प्रारंभ किया गया था वो भी बीजी तिलक के द्वारा 1893 से किया गया है। बताइएगा पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया था? नई दिल्ली में किया गया था। बताइएगा महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा जीता गया है। बताइएगा IMF के आंकड़े के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? 105% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 105%। पता है रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया। कहाँ? दुबई, सही है, UAE में। बताइएगा 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? RK श्री राम कुमार को मिला है। किनको मिला है? RK श्री राम कुमार को। बताइएगा केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की वृद्धि की है। कितनी की है? 24% की वृद्धि की है। बताए सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। बताए पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया जाता है? गोवा में ही मनाया जाता है। बताए ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में 1 दिसंबर को हुई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा करंट का। बताइएगा 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? बांग्लादेश का। और बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज का जो होमवर्क सीरीज था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है आप लोग के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। अणुओं का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? अणुओं का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो। तो अपने ग्रुप्स और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे पहली बार अगर हमारे इस चैनल को पे आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। फिर अगले दिन अगले कड़ी में आप लोगों से अलग होमवर्क सीरीज माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय बिहार।